आधुनिक भारत के प्रश्नों के कुछ समाधान को देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैंने जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को देखना चाहिए कि प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है, प्रश्न हमसे कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हमको इसको देखना पड़ता है। अब जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर प्रश्न के नेचर में छुपे होते हैं, मतलब प्रश्न को समझने पर ही हमें पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन प्रश्नों को हम समझ नहीं पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों को आता भी नहीं हमको प्रश्न और सॉल्व भी करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आंसर होता है, आंसर का जो मैचिंग होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक मैचिंग हमको आती है तो एक ही मैचिंग से हमारा आंसर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मैचिंग इस प्रकार की होती है कि मैचिंग को अगर हम फॉर्मेट तैयार करते हैं तो उससे हमारा आंसर निकल जाता है। तो ये भी मैं आपको किसी ऐसे प्रश्न पे जो है ना मैं तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से एक ही मैचिंग से निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ एक हमको आती है या एक कंफर्म जो है ना गलत होता है, या तो एक पोर्शन आपका सही होता है तो सही को हम देख लेते कि सही किस में है, तो जिसमें सही नहीं है वो उत्तरों को हम बाहर कर देते हैं। और ऐसा होता है कि जिसमें हमें कंफर्म होता है कि ये तो गलत ही है, तो जो गलत है तो जिन जिन आंसरों में वो गलत वाला पोर्शन होता है हम उसे बाहर कर देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपने आप को पहले तो नॉर्मल करना, आपको नॉर्मल करना है कि हम इसको कर सकते हैं, हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में नॉर्मल होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न आपके प्लस हो जाते हैं। और अगर आप प्रेशर में ज़्यादा होते हैं, दबाव में ज़्यादा होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न आपके कम हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना ही है हर हाल में। ये एग्ज़ाम निकलने या इस एग्ज़ाम में हमारी ज़िंदगी दांव पे लगी है। देखो, इस एग्ज़ाम में आपकी ज़िंदगी दांव पे लगी है, ये आपको केवल जो प्रेशर ग्रुप है उसका काम करता है। मतलब आपकी ज़िंदगी किसी एग्ज़ाम के मोहताज नहीं होती है। आपकी नॉलेज जो है वो नॉलेज आपको विश्वास दिलाती है। आपने देखा होगा जब आपको बहुत कम आता है और आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। जब आपको बिल्कुल नहीं आता है और आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हम तो ऐसे ही देखने आए हैं। जब ब्रेन में ही है कि हम तो देखने आए किस प्रकार से एग्ज़ाम आता है, तो कोई प्रेशर नहीं होता है। एक होता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको विश्वास है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हम उसको हैंडल कर ले जाएंगे, तब भी आप पे प्रेशर नहीं होता है। तो यानी कि प्रेशर जो होता है, जो मिडल जो स्टूडेंट्स होता है या कंपटीटर होता है, जो मिडल कंपटीटर पे ज़्यादा प्रेशर होता है। हायर कंपटीटर जो होता है उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है। जो लोअर कंपटीटर होता है उस पर भी कोई प्रेशर नहीं होता, वो भी छोटा सांड की तरह बिंदास होता है। तो हमको जो है ना, हमको ये सोच के जाना है कि यह एग्ज़ाम ही हमारी ज़िंदगी नहीं है। हम केवल अधिकतम करने की कोशिश करना है। पिछले के कंपैरिजन में हम नॉर्मल होके अधिकतम कितना कर सकते हैं, और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। देखो, होता क्या है कि जैसे हम मान लो ये एक पेज है, इस पेज में मान लो 5 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चनों को हम पहले सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चनों में मान लो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए हैं वो 2 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करके और इसके बाद उसको पेज पलटने से पहले जो है ना हमें क्या करना है कि जो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उन पे हम गोला भर देंगे। फिर इसके बाद पेज पलटेंगे। अगले पे मान लो 7 क्वेश्चन है, 7 में से 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उनको हम पहले गोला भर देंगे और इसके बाद पेज पलटेंगे। तो इस टाइप से जो है ना हमें तुरंत एक पेज में जितने क्वेश्चन आते हैं, एक पेज के जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो हमें आसानी से आ रहे हैं, पहले हम उनको जो है ना गोला भरते चले जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इस पेज के हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जो छोड़ रहे हैं, आपको लगता है कि मान लो पेज नंबर 3 पे आपने 7 क्वेश्चन थे, 7 में से 4 कर दिए,
आपको लगता है 7 में से 4 मैंने कर दिए, गोला भर दिया, लेकिन इसका एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमें आ सकता है, अगर हम समय दें तो उस क्वेश्चन को जो है ना ऐसे गोला मार दिया करे पेपर ही पे, जिससे कि आपको पता रहे कि जो है ना ये क्वेश्चन मुझे करना है। मैं दोबारा अगर मेरे को टाइम मिलेगा, ऐसा टाइम बचता है, हम इस पर जो है ना फिर टाइम देंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से विधि को अपनाना चाहिए, जिससे कि आपका जो है ना प्रॉपर टाइम किल ना हो। और 2 घंटे का एग्जाम है तो लगभग 1 घंटे में आप पेपर को पार कर जाते हैं, आई मीन से उस तरफ निकल जाती हैं। और 100 प्रश्न या 120 प्रश्न अगर आपके आते हैं तो 120 प्रश्नों में पहले राउंड में ही आप जो है ना 60 के आसपास पहुंच जाते हैं, यानी 60 क्वेश्चनों को हल कर चुके होते हैं। अब इसके बाद जब दूसरा राउंड आता है तो दूसरे राउंड में केवल आपको उन चीज़ों को जिन पे आपने गोला मारा था, मान लो इस प्रकार से जो है ना गोला मारने वाले 12 प्रश्न थे, तो 12 प्रश्नों पे आपको टाइम देना है और 12 प्रश्नों पे टाइम देने के बाद जो है ना आपको जो है ना वो गोला भरना है। तो ये आपके हो गए 70 यानी 72 क्वेश्चन हो गए हैं। 72 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं दूसरे राउंड में। अब आपके पास जो टाइम बचा है वो आधा घंटे का बचा है या 20 मिनट का आपके पास टाइम बचा है। तो 20 मिनट में आप जो है ना केवल उन बिंदुओं को देखेंगे, 10 मिनट उन बिंदुओं को जिनसे लगता है कि हम इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे तो और आ सकता है। तो ऐसे बिंदुओं को देखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप हाफ प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन थे, हाफ प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चनों को आप जो है ना हैंडल करेंगे यहाँ पे और उनका अपर या लोअर लगाएंगे। इस प्रकार से जो है ना आप उसे कूड कर देंगे, यानी आपको हाफ प्रोबेबिलिटी वालों को कर देंगे। अब बचेंगे जो लास्ट के 5 मिनट। अगर माइनस मार्किंग है, अगर माइनस मार्किंग है तो आपने देखा होगा, आप सीट पे देख रहे हैं कि आप सीट पे जो फुलफिल है, अगर माइनस मार्किंग है तो आपको फिर कोई डिसीजन नहीं लेना, यहीं तक आपको शांति से बैठ जाना है। अगर माइनस मार्किंग नहीं है किसी एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि किसी भी मतलब जो अपनी आंसर शीट में जो गोला जितने खाली हैं, क्योंकि आप छोड़ के आओगे इससे कोई फायदा नहीं है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो इस प्रकार से जो जितने छूट गए क्वेश्चन, जो शेष क्वेश्चन है, उन शेष क्वेश्चनों में सबका एक सीरीज लेना है आपको। सबका या तो बी मार दो, सबका या तो सी मार दो या डी मार दो, या ये एक सीरीज लेके बाकी ब्लैंक जितने क्वेश्चन जा रहे थे आपके उनकी एक सीरीज लेके सबके मार देना है। तो आपको जो है ना एक क्वार्टर जो है ना प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, मतलब चौथाई प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो है ना सही हो जाएंगे। तो अगर आपने 72 क्वेश्चन किए थे और आपके पास जो है ना अभी 28 क्वेश्चन थे, तो 7 चौको 28 यानी 7 क्वेश्चन और आपके सही हो जाएंगे। तो 72 और 7 कितना हो गया, मतलब वही 79 क्वेश्चन आपके पास हो गए। 79 क्वेश्चन में आप जो है ना सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। तो बहुत आसानी से आप सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से जो है ना आपको हैंडल करना पड़ेगा प्रश्नों को। जैसा कि मैं आपको देखता हूं, एक प्रश्न है यहाँ पर, हम एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सामने प्रश्न, ब्रिटिश भारत में निम्न भूमि कर प्रणाली का सही क्रम क्या है। मतलब भूमि कर प्रणाली जो है ना वो ब्रिटिश भारत में इसका क्रम क्या है। पहला है रैयतबाड़ी, दूसरा है स्थायी बंदोबस्त, तीसरा है महलबाड़ी और चौथा है नीलामी और पांचवा है, चौथा है आपका नीलामी। ये 4 आपकी जो है ना वो भूमि कर प्रणालियों को दिया गया। इन 4 भूमि कर प्रणालियों में पहले कौन सी लागू हुई थी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि देखो जो रैयतबाड़ी आई थी, रैयतबाड़ी कार्नवालिस के समय आई थी। और आपका जो है ना ये स्थायी बंदोबस्त जो आया था वो कार्नवालिस के समय में आया था। और रैयतबाड़ी जो आई थी वो आपके जो है ना पहले आई थी। महलबाड़ी आई थी वो 1820 के आसपास आई थी, और यानी स्थायी बंदोबस्त के बाद, स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतबाड़ी आई थी। जो रैयतबाड़ी मुंबई और मद्रास में लागू की गई थी, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो कॉन्सेप्ट हुआ था, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ना नीलामी व्यवस्था को लागू किया था। नीलामी व्यवस्था का मतलब था कि यहाँ पे जमींदारों को जो है पहले बाहर रखा गया था, बाहर रखा गया इस रेवेन्यू सिस्टम से। फिर इसके बाद उसे लगा कि बिना जमींदारों के काम नहीं चलेगा, तो जमींदारों के साथ उन्होंने एक समझौता किया। ये मैं वारेन हेस्टिंग्स की बात कर रहा हूँ, कार्ल बारिस की नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने समझौता किया और उन्हें जो है ना 5-5 साल के लिए, 1-1 साल के लिए उनसे समझौता किया। 1-1 साल बाद जो है ना उन्होंने फिर दूसरे को बेच दी, तीसरे को बेच दी। ये क्या हो गया, नीलामी हो गई। मतलब 1 साल तक तो बनाएंगे, इसके बाद 5-5 साल के लिए समझौता किया तो उनके साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 साल के लिए समझौता करना या 5 साल के लिए, 4 साल के लिए समझौता करना, इस प्रकार के जो समझौते होते हैं ये होते हैं कि जिस जमींदार को अपॉइंट कर दिया,
अगले जमींदार को फिर अपॉइंट करना है हमको। अगले जमींदार को अपॉइंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार फिर से उस जमींदारी को बेचना पड़ेगा। तो ये थी आपकी जो है ना नीलामी प्रथा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले नीलामी प्रथा है। इसके बाद जब कॉर्नवालिस आया तो उसने जमींदारी व्यवस्था को लागू किया 1793 में, और 1794 में जो है ना जमींदारी व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जो है ना तब्दील कर दिया था। 1790 में उसने जो है ना ये जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, और 93 में जो है ना उसने इसे परमानेंट सेटलमेंट में बदल दिया था, और 94 में सूर्यास्त कानून लेके आया था। तो ये आपकी दूसरी व्यवस्था हो गई। फिर इसके बाद जब उन्होंने देखा कि जमींदारी व्यवस्था का जो वास्तविक लाभ मिल रहा है वो तो जमींदारों को मिल रहा है, क्योंकि जमींदारों के लिए फिक्स कर दिया है लाइफ टाइम के लिए कि आपको इतनी देना है, आपकी पीढ़ियां भी इतनी देंगी राजस्व, इसके बाद जितना भी राजस्व आता है वो आप जानो, कम आता है तो आप जानो, ज़्यादा आता है तो आप जानो। तो इस प्रकार से जो है ना भूमि मतलब कृषि भूमि का विस्तार होता चला गया, आधार बढ़ता गया, तो उसका पूरा का पूरा लाभ जमींदारों को मिला। जमींदारों को लाभ मिला तो ब्रिटिश को लगा कि हमने ये जो समझौता किया था जमींदारों के साथ, तो ब्रिटिश को लाभ नहीं मिला, जमींदारों को लाभ मिल रहा है, तो अगला समझौता जो हम करेंगे दूसरे क्षेत्रों में वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने रैयतबाड़ी, अगले चरण में जो है ना रैयतबाड़ी व्यवस्था आई। रैयतबाड़ी व्यवस्था मुंबई और मद्रास के संदर्भ में थी। मुंबई में जो है ना मद्रास में जो है ना मुनरो ने रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, और मुंबई में एल्फिंस्टन ने रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो इसके बाद यानी दूसरे चरण में ये आई। अगले चरण में देखते हैं कि जब वो रैयतों से सीधे संपर्क स्थापित किया था रैयतबाड़ी में, तो अगले चरण में देखते हैं महालबाड़ी व्यवस्था आई। 40-50 गाँव को मिला के एक महाल बनाया गया, और पूरे महाल को यानी 40-50 गाँव को सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए, और व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जिम्मेदारियाँ दी गई। तो ये थी महालबाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहले नीलामी व्यवस्था आई, फिर इसके बाद जो है ना परमानेंट सेटलमेंट आया, यानी स्थायी बंदोबस्त आया, इसके बाद जो है ना रैयतबाड़ी आई, और इसके बाद जो है ना महालबाड़ी आई। ये इनका क्रम था। तो अपन को क्रम लगाना था, जैसे ए में था पहले 4, 2, 1, 3 इस प्रकार से। तो 4, 2, 1, 3 ये हमारा जो है ना ये आंसर सही हो गया है। अब दूसरा यहाँ पर बी में था 2, 3, 1, 4 आप देख रहे हैं। तीसरे सी में था 4, 1, 2, 3 आप देख रहे हैं, और फिर इसके बाद डी में था 1st, 4th, 2nd एंड 3rd। तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। आपने देखा पहले क्या है, पहले नीलामी व्यवस्था है, फिर इसके बाद क्या है, फिर परमानेंट सेटलमेंट है, फिर इसके बाद जो है ना रैयतबाड़ी है, फिर महालबाड़ी है। ये हमारा फर्स्ट ए जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें, देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चनों से क्लियर होती हैं, ये आपके ब्रेन में बैठना चाहिए। दूसरा है जैसे कभी आ जाता है कि सुमेलित कीजिए, मान लो दूसरा प्रश्न आता है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में मतलब इस प्रश्न को हम देखते हैं कि जैसे 1, 2, 3, 4 में लिखा है आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, आगरा प्रांत और लोक निर्माण विभाग। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें सुमेलित करना है कि किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल के पीरियड में कौन सी प्रेसिडेंसी का इजाद हुआ था, इसको हमें सुमेलित करना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम ABCD और EVS में एक एक्स्ट्रा भी जोड़ा गया है। तो ए में क्या है, विलियम बेंटिंक है, बी में क्या है, डलहौजी है, सी में क्या है, वेलेस्ली है, और डी में वारेन हेस्टिंग्स है, और ई में जो है ना कॉर्नवालिस है। इनको अपन को मैच कराना था। तो देखो बम्बई प्रेसिडेंसी जो है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी ये वारेन हेस्टिंग्स के समय यानी जनरेट हुई थी 1700, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय बम्बई प्रेसिडेंसी का जो है ना इजाद हुआ था। इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ना ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय बनी थी, और आगरा प्रांत जो है ना विलियम बेंटिंक के समय इजाद हुआ था, और लोक निर्माण विभाग जो है ना ये विलियम बेंटिंक के समय लोक निर्माण विभाग और इजाद हुआ था। लोक निर्माण विभाग को हम देखते हैं कि लोक निर्माण विभाग किसके समय आया था, तो यहाँ पर लोक निर्माण विभाग जो है ना वो डलहौजी के पीरियड में आया था, डलहौजी के पीरियड में आया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ना यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। तो देखो आंसर के लिए जैसे ABCD, फिर आप देख रहे हैं उसको, ए में क्या है, 1st, 2nd, 3rd और 4th को आप देखते हैं तो ADVE। तो देखो E मतलब कॉर्नवालिस के पीरियड में कोई घटना नहीं घटी थी, तो E यहाँ पे तो ये बाहर हो गया है। फिर है BECD, तो देखो कॉर्नवालिस के समय में कोई भी घटना नहीं घटी, तो E के कारण वो बाहर हो गया है। DCAB ये मैच कर रहा है आपका, तो ये आपका C जो है ना आंसर होगा।
और इसके बाद जो है ना आपका डी में था CBDA, तो ये उल्टा हो गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगर आपको एक भी चीज़ आती है तो आप एक चीज़ से भी यहाँ पर जो है ना हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पता है कि लोक निर्माण विभाग किसके पीरियड में आया, तो आपने कहा जैसे लोक निर्माण विभाग मान लो डलहौजी के पीरियड में आया, तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि चौथे का जो है ना वो आपका बी सही है, यानी कि डलहौजी के समय में लोक निर्माण विभाग आया। तो अब इससे ही अगर करते हैं कि चौथे में जो है ना बी कौन सा है, तो देखो चौथे में एक ही बी है, एक ही बी है, तो इससे भी आ सकता है। तो सबसे पहले एक आंसर आता है, पहले एक आंसर वाले आंसरों को अपन को क्लिक करना है कि इनमें से सही है, बाकी दो ये गलत हैं, या एक नहीं आने वाले को हो जाए कंफर्म कि ये नहीं है तो फिर आंसर निकल आते हैं। अब इसके बाद जो है ना अगला क्वेश्चन है आपका कथन और तर्क पर आधारित। देखो कथन और तर्क पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कथन सही है तो ए है, तर्क सही है तो बी है, कथन और तर्क दोनों सही है व्याख्या करते हैं तो सी है, कथन और तर्क दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है तो डी है। अब यहाँ पे जो है कथन है 1844 के बाद, आप देखोगे वहाँ पे 1844 के बाद बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजी शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई थी, ये कथन है। यानी 1844 के बाद बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजी शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई थी। तर्क ये दिया गया लॉर्ड हार्डिंग ने वैसे भारतीयों को रोजगार देने का फैसला किया जो अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षित थे। तो यहाँ पर हार्डिंग का पीरियड, हार्डिंग प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं, हार्डिंग का पीरियड रहा 1844 से 48 तक, और हार्डिंग के समय में ही जो है ना भारतीयों को, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, उन भारतीयों को जो है ना ब्रिटिश शासन में जॉब के लिए जो है ना प्रोत्साहित किया गया था कि वो कंपनी में छोटे छोटे पदों पे काम कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें यूरोप से जो है ना कर्मचारी ना लाना पड़े, क्योंकि यूरोप से कर्मचारी लाना महंगा पड़ता था। और ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो नया वर्ग आया था वो जो है ना उनके यहाँ काम कर सकता था। तो अंग्रेजी कंपनी को जो है ना सस्ते में मजदूर या सस्ते में कर्मचारी प्रोवाइड यहीं पे हो जाते, इसलिए उसने जो है ना प्रोत्साहित किया था। यानी ये बात सही है, कथन और तर्क जो है ना दोनों सही है, और जो उसकी व्याख्या करता है तो इसका आंसर जो है ना सी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला कथन और तर्क की बात आती है, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के कारण प्रारंभ में कृषि उत्पादन बढ़ा। अब देखो स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट के कारण जो है ना प्रारंभ में कृषि का जो है वो उत्पादन बढ़ा था। इसका तर्क है कि इस प्रणाली में अपने क्षेत्र पर किसी प्रकार की कर वृद्धि जमींदार स्वयं रख लेता था। तो यहाँ पर देखो जैसा कि अंग्रेजों ने जो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर लाए थे, तो परमानेंट सेटलमेंट को लाने का उनको उद्देश्य ये था कि अगर हम परमानेंट सेटलमेंट लाएंगे और जमींदारों के साथ एक स्थायी बंदोबस्त कर लेंगे हम, तो एक निश्चित राशि हमें मिलने लगेगी, जिससे हम अपनी जो टोटल हमारी राशि आय की जो है ना वो एक फिक्स हो जाएगी, तो हम निवेश करने में हमें आसानी होगी। और उन्होंने ये सोच के रखा था कि जो इसमें जो आगे चल के भविष्य में लाभ मिलेगा ये जमींदारों को लाभ मिलेगा। जमींदारों को लाभ मिलेगा तो जमींदार क्या करेंगे, उस पैसे को, उस पूंजी को जो है ना फिर से ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करेंगे, कैश क्रॉप्स के लिए, नकदी फसलों के लिए जो है ना ये ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करेंगे। तो एक तरह से इन हमारे जो अधीन जो जमींदार है वो हमारे अधीन जमींदार एक पूंजीपति के रूप में उभरने लगेगा, और कैश क्रॉप्स जो है ना इससे हम खरीदेंगे। वहाँ पर जब कैश क्रॉप्स की कृषि बढ़ेगी तो उसको हम खरीदेंगे, तो हमें सस्ते में जो है ना कैश क्रॉप से मिलने लगेगी, और जो हमारे उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करेगी, तो वहाँ से हमें फायदा हो जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा था। हालांकि हुआ इसका कुछ और, हुआ उसका उल्टा व्यवहार के रूप में कि जो जमींदार थे वो कृषि का धीरे धीरे विस्तार बढ़ने लगा। जमींदारों ने किसानों को प्रोत्साहित किया और वन भूमि या अन्य भूमि को जो है ना एग्रीकल्चर के लिए तैयार किया, और इससे जो अतिरिक्त तो उनकी जो आय हुई तो वो जमींदार वर्ग को मिली। और क्योंकि अंग्रेज जो जमींदार के साथ तो फिक्स हो गया था रेवेन्यू, तो जितना भी लाभ प्राप्त हुआ वो जमींदारों को लाभ प्राप्त हुआ था। और जमींदारों ने क्या किया कि वहाँ पे गांव में पूंजी ना लगा के वो शहरों में कोठियाँ बनवा ली, शहरों में जो है फैक्ट्रियाँ डाल ली, और एक तरह से जो है ना वो शहरों में निवास करने लगे और उनके कारिंदे गाँव में कर वसूल करने लगे।
और कर वसूल करके जो है ना वो शहरों में भिजवाने लगे जमींदार के पास। तो इस प्रकार से जो है ना अंग्रेजों को नुकसान हुआ था। तभी आगे चल के अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था दूसरे क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कथन क्या था, स्थायी बंदोबस्त के कारण प्रारंभ में कृषि का उत्पादन बढ़ा। बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि प्रारंभ में जो जमींदारों को जब फिक्स करने लगा कि हमको इतना ही देना है अब कंपनी को, तो उन्हें लगा कि अब हम चाहे जितनी खेती बढ़वा दें, किसानों को प्रोत्साहित करेंगे तो खेती बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो उसका तो टोटल पैसा जमींदारों को ही प्राप्त होना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कथन और तर्क जो है ना एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है ना सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ना कृषि का विस्तार हुआ। पूंजी निवेश की परंपरा जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देखी गई, बल्कि शहरी क्षेत्र में पूंजी निवेश की परंपरा देखी गई। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना एक अन्य क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो अन्य क्वेश्चन है 1935 में किन समुदायों को पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। मतलब 1935 में कौन कौन से समुदाय थे जिन्हें पृथक निर्वाचन दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर हम देखते हैं पहला है सिख समुदाय, इसके बाद है दलित समुदाय, दूसरा तीसरा है यूरोपीय समुदाय, चौथा है भारतीय ईसाई और पांचवा है एंग्लो इंडियन। मतलब किसको दिया गया था। तो देखो यहां पर जो है ना 1935 में दलित कम्युनिटी को पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? इसलिए नहीं दिया गया था, मैं बात कर रहा हूं इस चुनाव प्रणाली की, चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूं। चुनाव में क्यों नहीं दिया गया था पृथक निर्वाचन? इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि गांधी और आपके अंबेडकर समझौता हो चुका था, और अंबेडकर ने जो है ना अपनी बात को वापस ले लिया था। दलितों की पृथक निर्वाचन से संबंधित जो उन्होंने शर्त रखी थी और जो वहाँ पे जो उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया गया था गोलमेज समिट में, उसे उन्होंने वापस ले लिया था पुणे पैक्ट के तहत। तो इनको जो है ना ये बाहर हो गए थे। बाकी जो है ना निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो सिखों को दिया गया था पृथक निर्वाचन, यूरोपियों को दिया गया था, भारतीय ईसाइयों को दिया गया था, एंग्लो इंडियन को दिया गया था। मुस्लिम समुदाय को तो 1909 में ही दे दिया था पृथक निर्वाचन है। और बाकी 1919 में जो है ना सिख समुदाय का जो है ना वो बढ़ाया गया था, और एंग्लो इंडियन का बढ़ाया गया था, भारतीय ईसाइयों का बढ़ाया गया था। और आगे चल के जो है ना 1935 में इन लोगों के जो है ना पृथक निर्वाचन बने रहे थे, और दलित का जो है ना पुणे पैक्ट के तहत खत्म हो गया था। तो इसका जो आंसर आएगा, देखो ए, बी और सी, डी में आप देखते हो, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि दलित वर्ग को नहीं दिया गया था। तो दलित वर्ग आंसर में जहां जहां होगा उन आंसरों को आप जो है ना बाहर निकाल दोगे कि ये नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये में दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखो दलित वर्ग जो है ना सेकंड है, और इसमें सेकंड है, तो ये जो आंसर बाहर हो गया। बी में है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो ठीक है, ये इसको मान के चलते हैं। सी में है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और डी में है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय, ईसाई, यूरोपीय इन सबको था, तो यानी केवल दलित वर्गों को बाहर करो, बाकी सबको अंदर ले लो। तो ये जो है ना इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न में जो है ना तालिका को सुमेलित करना है। तालिका आप देख रहे हैं, तालिका में आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इधर दिया है, उधर ABCD करके दिया है। बंगाल के लिए एक अतिरिक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब हुई थी, ये अपन को दिखाना है। भारतीय शिक्षा विस्तार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए बजट में 1 लाख रुपए का प्रस्ताव कब आया था, ये अपन को दिखाना कब आया था। नियंत्रक मंडल व निदेशक मंडल की समाप्ति कब हुई थी, ये अपन को दिखाना है, सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं जो चार्टर एक्ट है 1800, ए में है 1813 का चार्टर एक्ट, बी में है 1853 का चार्टर एक्ट, सी में 1858 का चार्टर एक्ट, और डी में 1861 का चार्टर। इनको मैच कराना था अपन को। तो देखो सबसे पहले जो है ना अपन ये देखते हैं कि 1858 का जो एक्ट आया था, 1858 के एक्ट के तहत जो है ना ये 1858 मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया था, और महारानी विक्टोरिया को हेड माना गया था। तो 1858 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम। तो इसमें जो है ना नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। भारत मंत्री के पद का सृजन किया गया था। एक उसकी भारत मंत्री की सहायता के लिए एक सचिव बैठा लगा था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसकी सहायता के लिए जो है ना 15 सदस्यीय काउंसिल आई थी, जिसमें से 8 सदस्य जो है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से
जो है ना एक तरह से इलेक्ट वो अपॉइंट होते थे और 7 सदस्य जो है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के निदेशक मंडल से अपॉइंट होते थे। तो इस प्रकार का प्रावधान लाया गया था किसमें, ये जो है ना आपके 1858 के एक्ट में। तो यानी तीसरे का जो है ना वो सी मैच कर गया है। अब इसके बाद आती है कि बंगाल के लिए एक अतिरिक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब हुई थी। तो देखो 1853 का जो एक्ट आया था, 1853 के चार्टर एक्ट में जो 53 के चार्टर एक्ट में जो है ना ये बंगाल के लिए एक अतिरिक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा विस्तार के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन लाया गया था कि भारतीय शिक्षा विकास के लिए जो है ना हर साल बजट में 1 लाख रुपए जो है वो अलग से रखा जाएगा जो भारतीय शिक्षा के विकास के लिए होगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन आया था 1813 के एक्ट में। बात करते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली की। तो 1861 में जो है ना इन 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसमें जो है ना पोर्टफोलियो प्रणाली की जो है ना शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से अगर इसके आंसरों को देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को अपन सीरीज में, तो CBDA, BACD और ABCD और DACB, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से अगर मैच कराते हैं तो इसका आंसर जो है ना बी होगा। बी आंसर इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला क्वेश्चन आता है 8वां। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांतों में सुरक्षित विषयों के प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्य परिषद करती थी। इनमें से कौन से विषय इसके अंतर्गत आते थे। यानी देखो द्वैध शासन जो आया था वो 1919 से की बात कर रहे हैं। 1919 का जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसमें जो है ना प्रांतों में द्वैध शासन लाया था। आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय में बांटा गया था। आरक्षित विषयों पे गवर्नर वायसराय अपनी काउंसिल की सहायता से जो है ना कानून बनाता था और जो हस्तांतरित विषय थे वो वायसराय अपने प्रांतों के मंत्रियों की सहायता से कानून बनाता था। तो सवाल ये उठता है कि आरक्षित विषयों में कौन कौन से विषय शामिल थे या नहीं थे। तो इसमें हम पहला देखते हैं कानून व्यवस्था आरक्षित में आती है या नहीं आती है। भूमि कर आरक्षित में आता है या नहीं आता है। कृषि यानी तीसरे पे कृषि है, चौथे पे सिंचाई और 5वें पे उद्योग है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से क्या है। तो देखो इसको समझने के लिए जो है ना कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। जैसे कानून व्यवस्था प्रांतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, ये आप भी जानते हो। यानी कानून व्यवस्था प्रांतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो अपन को ABCD जो है ना ABCD में देखना है कि किसी में फर्स्ट नहीं है उसे बाहर निकालना है। एक तो कंफर्म है कि ये तो जो है ना केंद्र के अधीन होगी। तो A में है पहला, दूसरा, तीसरा। B में पहला और दूसरा, और इसके बाद जो है ना C में है पहला, दूसरा और चौथा। और इसके बाद C में जो है वो पहला, दूसरा और 5वां, और D में जो है पहला, चौथा और 5वां। ये है इस प्रकार से। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कानून व्यवस्था तो सही है, मतलब अंतर्गत आना है तो मतलब सही है ये। फिर इसके बाद जो है ना भूमि कर, देखो केंद्र भूमि कर जो है ना आरंभ में ब्रिटिश भूमि कर सबसे बड़ा आधार था उनका। तो पहला सही है मतलब ये होगा केंद्र के पास। दूसरा सही है यानी भूमि कर होगा। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन आता है। देखो सिंचाई जो है ना, सिंचाई जो है वो सिंचाई सेंटर ने अपने पास रखी थी क्योंकि उसमें निवेश करना पड़ता था। निवेश करना पड़ता था, मैं कृत्रिम सिंचाई की बात कर रहा हूँ। और कृषि को जो है ना वो प्रांतों के विषय में रखा गया था। तो एक नज़र हमें प्रांतीय विषयों पे, एक नज़र हमें जो है ना यानी हस्तांतरित विषयों पे, एक नज़र हमें केंद्रीय विषयों पे यानी आरक्षित विषयों पे नज़र मारना पड़ेगी। कम से कम थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होना चाहिए। तो आरक्षित विषयों में जो है ना पुलिस आरक्षित विषय में था, जेल आरक्षित विषय में था, भूमि कर आरक्षित विषय में था, सिंचाई आरक्षित विषय में था, वन आरक्षित विषय में था आदि। मतलब इस प्रकार के जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, ये रिजर्व में रखे गए थे, आरक्षित में। हस्तांतरित में जो रखे गए थे, हस्तांतरित में रखे गए जो विषय थे, जैसे आप देखो शिक्षा, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। सफाई व्यवस्था, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। स्वास्थ्य, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। रक्षा, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। कृषि, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। उद्योग, ये प्रांतों पे छोड़ा गया था। प्रांतों पे छोड़ने से मतलब है कि यहाँ पे काम तो वायसराय ही कर रहा है, लेकिन जो प्रांतीय जो मंत्री होते थे
यहाँ पे देखो, आप प्रांतों की सरकारों की बात नहीं करो आप, क्योंकि प्रांतीय सरकारें अभी नहीं आएंगी। 1923 में जब चुनाव होंगे इसके बाद इनकी बात करेंगे। 1900 इसके बाद जो है ना 1937 के चुनाव होंगे उसमें बात करेंगे। तो इस प्रकार की जो प्रांतों को उभर के नहीं, अभी तो प्रेसिडेंसियों में है। और प्रेसिडेंसियों में तो यहाँ पे जो है ना आपके अभी जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय या जो भी उनका गवर्नर जनरल है, उनके पास जो है ना जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के द्वारा कानून बना रहा है, और गवर्नर जनरल जो है ना उसके जो अपनी मंत्री हैं जो सहयोग कर रहे हैं इन प्रेसिडेंसियों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं वायसराय गवर्नर जनरल को, तो वो उनसे बना हुआ है। यानी जो 6 से 12 सदस्य उन्होंने निर्धारित किए थे कि 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं या 10 से 16 सदस्य हो सकते हैं, जो आगे चल के सदनीय व्यवस्था का रूप लेने वाली है, उन व्यवस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने देखा होगा, इन एक्टों को पढ़ के देखा होगा, तो बहुत आसानी से जो है ना आप इन एक्टों को हैंडल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो निम्न वायसरायों को क्रम से लगाना है हमें। वायसराय को देखो, वायसरायों की जब बात हो या गवर्नर जनरल की बात हो, तो इसको तो आपको थोड़ा बहुत तो ये पता होना चाहिए कि एक वायसराय के समय में कम से कम, खास तौर से बहुत लोकप्रिय वायसराय के समय में कोई बहुत लोकप्रिय घटना की आपको जानकारी होना चाहिए, तो उसका ड्यूरेशन जो है ना वो ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे मान लो हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, इसमें पहला है हार्डिंग द्वितीय, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है चैम्सफोर्ड, चौथा है कर्जन और पांचवा है मिंटो द्वितीय। तो देखो एक एक वायसराय की अगर एक एक घटना है, तो जैसे कर्जन है तो 1905 में बंगाल बंटवारा कर रहा है, तो 1905 इसको रख लो, एक फिक्स हो गया कि साहब 1905 है, तो 1905 के इर्द गिर्द रहा होगा ये। जैसे चैम्सफोर्ड है, तो चैम्सफोर्ड के समय मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 आया था, ये काफ़ी लोकप्रिय जो है ना सुधार था। तो ये 1919 में इसकी के समय आ रहा, तो यानी 19 के आसपास होगा ये है। इसके बाद जो है ना हार्डिंग की बात करते हैं, तो देखो हार्डिंग जो है ना दिल्ली में जब प्रवेश कर रहा था, तो उस पर जो है ना, मैं हार्डिंग द्वितीय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिल्ली में जब प्रवेश कर रहा था, तो दिल्ली में प्रवेश के समय जो है ना उस पर बम गिराया गया था। 1911 में प्रवेश कर रहा था, दिल्ली राजधानी बनी थी, तो ये घटना हो गई है। और इसके बाद जो है ना मिंटो द्वितीय, तो मिंटो द्वितीय से मतलब मॉडल मिंटो सुधार यानी 1909 की बात हो रही है, तो ये 1909 की बात हो रही है, तो यानी 5 से 10 तक ये रहा था, तो 1909 में मॉडल मिंटो सुधार आया था। तो अगर इन सब चीज़ों को अपन पता रखते हैं, एक एक घटना अगर पता होती तो ऑटोमेटिक लग जाती है। तो इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा, यानी 4, 5, 1, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी इसके देखोगे आपने ABCD में जो आंसर दिए गए हैं, वो उन आंसरों में जो है ना कैसे इसको मैच करना है। तो अगर एक एक घटना अपन को याद रहती है, तो एक एक घटना से अपन इसे हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उद्योग नहीं था? ब्रिटिश भारत में कौन सा, निम्न में से कौन सा पौधारोपण उद्योग नहीं था? देखो, नील पौधे से होता है, चाय प्लांट से होता है, कॉफी प्लांट से होता है, सोरा माइनिंग है। सोरा प्लांट नहीं होता, वो माइनिंग है। तो ये आंसर जो है ना डी इसका गलत हो जाएगा, नहीं है, अपन को ये निकालना था। यानी 3 तो हमारे पास प्लांट हैं, चाय का प्लांट होता है, चाय के बागान होते हैं, नील का जो है ना वो प्लांट होता है, मतलब पौधा होता है एक तरह से, नील की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है, लेकिन सोरा जो है ना माइनिंग में आता है, ज़मीन से निकलता है। तो यहाँ पर जो है ना इसका आंसर डी हो जाएगा। हमने ये देखा है कि अगर हमको प्रश्न नहीं आ रहा है, तो प्रश्न ना आने की स्थिति में हम ये देख सकते कि हमको आ क्या रहा है, डिफर क्या कर रहा है हमारा, मतलब कौन सी चीज़ है ऐसी जो डिफर कर रही है, जो हमने पता भी नहीं है ये है क्या, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये पौधे से होता है, ये तो हमें पता है कि ये फार्मिंग है। अगर ये फार्मिंग है तो फिर उस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं हम। आप देखते हो कि जैसे नील की खेती है या वो है, तो सोरा को नहीं पता, तो कुछ चीज़ें तो हमें जानकारी में रखना पड़ेंगी। पढ़ने के क्रम में जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया को या किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ते हैं, तो पढ़ने के क्रम में हमें थोड़ा बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ना पड़ता है। फैक्टों को रटने की बजाय वो चीज़ें कहाँ पे थी, कैसी थी, इनका मीन्स क्या था, इसको अगर आप पढ़ते हो तो बहुत आसानी से जो है ना तैयारी हो सकती है। तो जो मैंने आपको ये प्रश्न सॉल्व कराए हैं, इन प्रश्नों को आपको देखना है। मतलब मैंने कोशिश की है, हालांकि थोड़े से टफ हैं प्रश्न, मैंने कोशिश की है कि 3-4
एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न समाहित हो जाएं, जिससे आपके पास अधिक से अधिक जो है ना क्वेश्चन पहुंच सकें हैं। तो बाकी तो हैंडल तो आप ही को करना है, एग्जाम हॉल में प्रिपरेशन भी आप ही को करना है। मैं तो केवल आपकी सहायता कर सकता हूं, मैं तो केवल आपको बता सकता हूं कि आंसर किस प्रकार से होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन होता है, कि सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे हमने दिया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका जो है ये आंसर दिए हैं कि मतलब 1, 3, 4, 2 इस प्रकार से जो आंसर दिए हैं। तो हम ये देख लें पहले कि कौन सा इसमें जो क्वेश्चन दिया होगा, ये आंसरों की सीरीज दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिया आंसरों की सीरीज हम क्या देख लें। जैसे मान लो हमने देख लिया ये तो 2 गलत है 100%। अगर ये 2 गलत हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना कि हमारा आंसर केवल COD में से एक होना चाहिए, तो हाफ प्रोबेबिलिटी इससे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो अगला क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, ये अगले क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, मान लो इसी सीरीज को मैं इस तरह बनाए देता हूँ 4, 3, 2 और 1 इस प्रकार से मान लो दिया है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इसका जो है आंसर की यही है। मान लो मुझे कंफर्म है कि इसका जो है ना ये गलत है और ये गलत है, ये तो कंफर्म गलत है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि जो इनमें से कोई, इनमें से था, इनमें से कोई एक आंसर है या इसमें से कोई एक, तो हम अपर ले लेते। तो देखो इसका अपर ये हो गया, इसका अपर ये हो गया, या लोअर ले लेते हैं कि लोअर सबका अपर पे लगा दें या सबका लोअर पे लगा दें, तो हाफ प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इस प्रकार से जो है ना आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसी विधियों को, मतलब हमें नॉलेज के साथ एक मैनेजमेंट चाहिए। जब तक हम नॉलेज के साथ एग्जाम हॉल में मैनेजमेंट को भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, जब तक उसे नहीं अपनाएंगे, तब तक हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ों पे बढ़िया पकड़ होना चाहिए, आपकी नॉलेज पे भी अच्छी पकड़ होना चाहिए, मैनेजमेंट पे भी अच्छी पकड़ होना चाहिए। हड़बड़ी में एग्जाम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्थिति में एग्जाम होना चाहिए। हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग पावर एग्जाम हॉल में बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, निर्णय निर्माण की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, तो आप बहुत आसानी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को आप हैंडल कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं या आधे आ रहे हैं, आप उन्हें भी आसानी से हैंडल कर ले जाते हैं, बशर्ते धैर्य बना के रखना है। तो आज इतना ही। अगले फिर मैं मॉडर्न इंडिया में जो है ना अगले किसी नए टाइटल पे जो है ना, हो सकता है फ्रीडम फाइटर पे 1857 के रिवोल्ट पे जो है ना मैं कुछ प्रश्न लेके आऊँगा और उन प्रश्नों को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से हम जो है ना उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।